रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। गैंगस्टर रहमान डकैत सिर्फ 13 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला ये लड़का कराची की गलियों में खौफ और दहशत की अलामत बन गया था। इसका कीमत करना। इसने अपने पहले ही हमले में छुरी के वार से एक शख्स को पूरी तरह जख्मी कर दिया। हर वो मोड़ जहां खतरा उसका मुंतजिर था, अब वही खतरे उसके सामने झुकने लगे। ये नौजवान ऐसी शख्सियत बन के उभरा जिसके नाम से लियारी के गली कूचे लरजने लगे। एक आम नौजवान से जराइम की सल्तनत का बादशाह बनने तक का ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दुश्मनियां, इंतकाम और ताकत की प्यास ने इसे ऐसी तारीकी में धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत 1976 में दाद मोहम्मद उर्फ दादल के घर पैदा हुआ। रहमान का खानदान ईरान के सूबा सिस्तान से हिजरत करके आया था। रहमान का बाप दादल और चचा शेर मोहम्मद उर्फ शेरू इलाके में गुंडागर्दी और मनशियात फरोशी में मुलव्वस थे। इसके बावजूद दादल ने अपने बेटे को स्कूल दाखिल करवाया ताकि वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सके, लेकिन रहमान जल्द ही आवारागर्दी और बुरी सोबत का शिकार हो गया। रहमान की दोस्ती रऊफ नाजिम और आरिफ नामी दो भाइयों से हुई जिनका बाप भी मनशियात के कारोबार में मुलव्वस था। ये ताल्लुक रहमान को जराइम की दुनिया में ले आया और वो खुद भी मनशियात फरोशी में मुलव्वस हो गया। रहमान के बाप का भी मनशियात का अड्डा था जिसमें हाजी लालू भी शामिल थे। इब्तदाई तौर पर ये सब मिलकर गैर कानूनी कारोबार करते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए। हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू भी इस दुश्मनी में शामिल हो गया, जिससे दोनों ग्रुप्स के दरमियान शदीद गैंग वॉर का आगाज हुआ। इस जंग ने लियारी की गलियों को मैदान जंग बना दिया और कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 1999 में 13 बरस की उम्र में रहमान बलोच ने एक शख्स को छुरी के वार से जख्मी कर दिया था। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कम उम्री की वजह से शायद पुलिस ने रहमान बलोच पर इतनी तवज्जो न दी और पुलिस के इस गफलत ने रहमान बलोच को रहमान डकैत बनने का रास्ता दिखाया। वक्त गुजरता गया और रहमान मजीद बिगड़ता चला गया। 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इसका जराइम की दुनिया में कदम मजीद गहरा हो चुका था। अपने करीबी दोस्त आरिफ के साथ मिलकर इससे मनशियात फरोश नदीम और नन्नू गोलियां मारकर हलाक कर दिया। रहमान के हाथों होने वाला पहला कत्ल था, लेकिन इस बार भी वो बच निकला। वो कानून उसे पकड़ने में नाकाम रहा। जुर्म की दुनिया में रहमान का रूज तब शुरू हुआ जब उसके चचा ताज मोहम्मद का कत्ल मुखालिफ गिरोह के लीडर बाबू डकैत के हाथों हुआ। इस वाक़े ने रहमान को इंतकाम की आग में झोंक दिया। इस मौका पर हाजी लालू, जो कि रहमान के बाप दादल का साथी और बाबू का दुश्मन था, उसने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। लालू को बहादुर नौजवान और इंतकाम के लिए तैयार साथी की जरूरत थी और रहमान इसके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हुआ। 1993 में रहमान और बाबू डकैत के दरमियान झड़पें शुरू हुई। फिर एक रोज रहमान ने अपने साथियों शफी और आरिफ के साथ मिलकर बाबू पर हमला किया। बाबू डकैत शदीद जख्मी हुआ, लेकिन वो मौत के मुंह से बच निकला, जिससे ये दुश्मनी और भी शदीद हो गई। लेकिन 1995 का साल रहमान की जिंदगी का शायद सबसे तारीक बाब साबित हुआ। उसने अपनी माँ खतीजा बीबी को कत्ल कर दिया। रहमान को अपनी मां के किरदार पर शक था और उसे यकीन था कि उसकी वालिदा के मुखालिफ गिरोह के किसी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। यही शक रहमान को इस इंतहाई कदम तक ले गया और उसने अपनी ही मां की जान ले ली। ये वाकया रहमान के दिलो दिमाग में एक नफरत और बदएतमादी पैदा कर गया, जिसने उसे एक बेरहम कातिल में बदल दिया। रहमान के बाप दाद मोहम्मद उर्फ दादल की मौत के बाद लियारी की मनशियात फरोशी का सारा कारोबार हाजी लालू के कंट्रोल में चला गया था। लालू पहले ही इस धंधे में मजबूत था और इसके गिरोह ने मनशियात के अलावा कत्ल गारत और अगवा बराए तावान जैसे मुनाफा बख्श जराइम को भी अपना लिया था। रहमान भी एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका था और इस धंधे में पूरी तरह शामिल था। एक दिन पुलिस ने गोलीमार के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की और रहमान डकैत को हाजी लालू के बेटे यासिर अराफात के साथ मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक अहम मोड़ आया, क्योंकि लालू ने जल्द ही अपने बेटे यासिर की जमानत करवा ली और उसे रिहा करवा लिया, जबकि दूसरी जानिब रहमान को 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। ये वो वक्त था जब रहमान के करीबी साथियों ने यह कहकर उसके दिल में शक और नफरत का बीज बोना शुरू किया कि यासिर लालू का बेटा था, इसीलिए वो आसानी से रिहा हो गया, जबकि रहमान, जो अपने गिरोह का सरबराह था, जेल में सड़ रहा है। इस ख्याल ने रहमान के दिल में नफरत और गुस्से की आग को मजीद भड़काया। 10 जून 1997 में रहमान को कराची सेंट्रल जेल से सिटी कोर्ट लियारी लाया गया, जहां वो 2 पुलिस एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गया और बलूचिस्तान के इलाके हब जा पहुंचा।
हब में मफरूरी के दौरान रहमान की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आई। उसने फरजाना, शहनाज और सायरा बानो नामी 3 खवातीन से शादी की और इन शादियों से उनके 13 बच्चे पैदा हुए। फरार के बाद रहमान ने एक नया ग्रुप बनाया और उसे खुद लीड किया। मफरूरी के दौरान रहमान ने कराची के मनशियात के कारोबार को मुनज़्ज़म रखा और कई आला पुलिस अफसरान और दीगर इदारों के हुकाम के साथ ताल्लुकात बनाए। उसके सियासी और कौम परस्त जमातों से भी रवाबित कायम हुए, जिनमें बलूचिस्तान के एक साबिक वज़ीर आला के दामाद और बलोच लिबरेशन आर्मी के अरकान शामिल थे। रहमान ने हब में पुलिस की इजाजत से जुआ खाना खोला और चरस का धंधा भी चलाया, जिसे ऊपर वालों की मुआवनत हासिल रही। हाजी लालू ने रहमान डकैत के बढ़ते हुए असर रसूख को देखकर उसे काबू में करना चाहा, लेकिन रहमान अब किसी के काबू में आने वाला नहीं था। वो हाजी लालू का दुश्मन बन चुका था और अपने गैंग को उनके खिलाफ एक्टिव कर दिया था। अब रहमान डकैत और हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू आमने सामने थे। अरशद पप्पू ने रहमान को मारने के लिए कई हमले किए, लेकिन वो नाकाम रहा। हाजी लालू शेरशाह कबाड़ी मार्केट की यूनियन का सदर था और वहां से अच्छा खासा भत्ता वसूल करता था। यही नहीं बल्कि बलूचिस्तान से आने और जाने वाली बसों से भी भत्ता लेता था, लेकिन रहमान डकैत पूरी शेरशाह कबाड़ी मार्केट को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसीलिए रहमान ने कबाड़ी मार्केट की सदारत के लिए अपने उम्मीदवार फैज मोहम्मद उर्फ मामा फैजू को खड़ा करने का ऐलान किया। मामा फैजू न सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर था बल्कि उज़ैर बलोच का बाप भी था। जैसे ही हाजी लालू ने यह खबर सुनी तो उसने अपने बेटे अरशद पप्पू के जरिए फैजू को अगवा करवा लिया। इस अगवा पर बहुत हंगामा हुआ और बात पुलिस तक जा पहुंची, लेकिन अरशद पप्पू ने फैजू को कत्ल कर दिया। उज़ैर बलोच उस वक्त जेल में था और यहीं से इस जंग को लियारी गैंग वॉर का नाम मिला। इस कत्ल के बाद एक ना रुकने वाले गैंग वॉर का आगाज हुआ, लेकिन गैंग वॉर के भी कुछ उसूल होते हैं। मगर अरशद पप्पू ने किसी चीज का ख्याल न किया और रहमान डकैत के वालिदैन की कब्रों को डायनामाइट से उड़ा दिया, जिसके बाद रहमान ने अरशद पप्पू के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। रहमान और पप्पू की दुश्मनी में हालात इस कदर बिगड़े कि रहमान डकैत को लियारी से बलूचिस्तान फरार होना पड़ा और फिर साबिक एसपी लियारी फयाज खान ने खुफिया इत्तला पर पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। पप्पू की गिरफ्तारी के बाद रहमान डकैत लियारी वापस आया और इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गया। अगस्त 2001 में उसने 2 करोड़ रुपए की सुपारी पर कराची के अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान पर कातिलाना हमला किया। शोएब तो बच गया, लेकिन इस हमले में सब इंस्पेक्टर गुलाम दस्तगीर समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। रहमान ने अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम बनाई, जिसमें MQM की तर्ज पर यूनिट्स और सेक्टर्स कायम किए गए। कमेटी के दफातर खुलने लगे और हर इलाके में भत्ता वसूल किए जाने लगा। कराची की अहम गुजरगाहों और कारोबारी मराकज जैसे कीमाड़ी, हब चौकी, सोल्जर बाजार और जोड़ियां बाजार में कारोबारी तबका भत्ता देने पर मजबूर हो गया। रहमान ने लियारी में गैर कानूनी गुटखा फैक्ट्रियां भी कायम की और यह कारोबार इतना मुनाफा बख्श हुआ कि मनशियात से भी ज्यादा कमाई होने लगी। 2006 तक रहमान ने कराची और बलूचिस्तान में 34 दुकानों, 33 घरों, 12 प्लॉट्स और 150 एकड़ जरी जमीन का मालिक बन चुका था, बल्कि ईरान ने भी जायदादें खरीद रखी थी। रहमान डकैत ने हब शहर के दीगर इलाकों में भी अमन कमेटियां बनाई तो MQM ने इसे सियासी खतरा समझा और दोनों पार्टियों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा आसिफ जरदारी के करीबी साथी ने रहमान की बढ़ती हुई ताकत को सियासी फायदे के तौर पर देखा और खुफिया तौर पर उसकी हिमायत की। रहमान का जराइम से सियासत तक का सफर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पीपल्स पार्टी रहमान की बढ़ती हुई कत्ल और गारत से परेशान थी, क्योंकि दोनों ग्रुप्स की खून रेजी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। इसीलिए जरदारी ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन हब रहमान ने सालिस अनवर भाई को कत्ल कर दिया तो पीपल्स पार्टी रहमान से नाराज हो गई। रहमान का ग्रुप पूरे शहर में फैल चुका था और जराइम और सियासत में अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। इसीलिए रहमान के खात्मे के लिए चौधरी असलम की क़यादत में एक टास्क फोर्स बनाई गई। 18 जून 2006 को चौधरी असलम ने क्वेटा में रहमान के अड्डे पर अचानक छापा मारा। रहमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, लेकिन गिरफ्तारी के फौरन बाद चौधरी असलम को आसिफ जरदारी का फोन आया, जिन्होंने हिदायत दी कि रहमान को अदालत में पेश किया जाए और एनकाउंटर न किया जाए। इस तरह रहमान का मुकाबला मुमकिन न हो सका और इसे जिंदा हिरासत में लिया गया। इससे पहले इंस्पेक्टर नासिर के घर पर रखा गया, फिर इंस्पेक्टर बाबर की रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया। यहाँ रहमान ने ऐसी चाल चली जिसमें पुलिस खुद ही शिकार बन गई। उसने 1 लाख रुपए के एवज खाना मंगवाया ताकि खाना लाने वाले पुलिस एहलकार के जरिए उसके साथी घर का सुराग लगा सकें।
पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन दूसरी बार वही हरबा कामयाब हो गया। रहमान के साथियों ने पुलिस एहलकार की मदद से उसका पता लगाया और चंद ही दिनों में रहमान को जख्मी टांग के बावजूद फरार करवा दिया गया। फरार होते ही रहमान ने लियारी में दोबारा कदम रखा और इस बार उसकी वापसी पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। कत्ल गारत का नया सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इस बार बात सिर्फ जुर्म तक महदूद नहीं रही। रहमान ने लियारी की सियासत में भी ऐसी मुदाखलत की कि न सिर्फ जुर्म की दुनिया में हलचल मची, बल्कि सियासत की फजा भी भारी हो गई। अब रहमान ने पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा की। लियारी में टाउन नाज़िम के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद खान को शिकस्त हुई और रहमान के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। अब रहमान तीन अतराफ से जद पर था। एक तरफ MQM भत्ते और सियासी फैलाव पर नाराज थी, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अनवर भाई जान के कत्ल और टाउन नाज़िम के खिलाफ अदम एतमाद पर नाराज थी, और तीसरी तरफ भाउद्दीन बाबर के घर से फरार होने पर और ये मशहूर करने पर कि वो पुलिस वालों को पैसे देकर भागा है। सारी पुलिस और खास तौर पर चौधरी असलम नाराज था। यही नाराजगी रहमान को महंगी, बल्कि बहुत महंगी साबित पड़ी। रहमान डकैत ने मकबूलियत हासिल करने के बाद सियासत में कदम रखना चाहा तो फलाही कामों का आगाज किया। बॉक्सिंग क्लब से लेकर कई स्कूलों और कई खानदानों की किफालत तक रहमान लोगों की खिदमत करता रहा और पीपल्स पार्टी की सिंध और वफाक में हुकूमत बनने के बाद पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी। लियारी में पुलिस अफसरान की तैनाती हो या सियासतदानों में सीटों की तकसीम, ये सब रहमान के इशारों से होते थे। आसिफ अली जरदारी की मकामी हुकूमत के मामले पर बात न मानने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने रहमान से हाथ खींच लिया और रहमान के खिलाफ एक बार फिर चौधरी असलम को मैदान में उतार दिया गया। रहमान को भी खतरे का एहसास हो चुका था, या शायद किसी ने उसे खबरदार कर दिया था कि हालात उसके हक में नहीं है। रहमान ने 8 अगस्त 2009 को अचानक अपने करीबी साथियों को बुलाकर हिदायत की कि नकलो हरकत को महदूद रखा जाए और अगर कहीं जाना जरूरी हो तो गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए। उधर चौधरी असलम भी रहमान की तलाश में था। अगले दिन 9 अगस्त को जब रहमान ने बलूचिस्तान जाने की कोशिश की तो असलम को पता चला कि रहमान कराची से निकलने वाला है। रहमान और उसके 3 साथी अकील, नजीर और औरंगजेब बलोच मोटरसाइकिलों पर पुराना गोलीमार पहुंचे, जहां से वो एक गाड़ी में सवार होकर बलूचिस्तान की तरफ रवाना हुए। चौधरी असलम ने उनका पीछा किया, लेकिन रास्ते में कुछ मकामात पर फोन सिग्नल्स ड्रॉप हो गए, जिससे रहमान का सुराग लगाना मुश्किल हो गया। यहाँ नजीर बलोच ने गलती की, उसने अपनी बीवी को फोन किया, उसे घर पहुंचने की इत्तला दी। ये खबर चौधरी असलम तक पहुंच गई। चौधरी असलम और उनकी टीम 0 पॉइंट के मकाम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने घात लगाई और कुछ एहलकारों ने कोस्ट गार्ड्स की वर्दियां पहन ली ताकि रहमान को शक न हो। जल्द ही रहमान और उसके साथियों की सियाट टोयोटा गाड़ी नजर आई। पुलिस ने गाड़ी को रोका और रहमान ने जाली शनाख्ती कार्ड दिखाया जिस पर उसका नाम शोएब दर्ज था। उसे कहा गया कि शनाख्ती कार्ड गाड़ी में बैठे कर्नल साहब को दिखाए, जो दरअसल चौधरी असलम था। जैसे ही रहमान ने गाड़ी का दरवाजा खोला, असलम ने उसे दबोच लिया। पीछे से मलिक आदिल ने उसे गाड़ी में धकेल दिया। रहमान ने मौका से फायदा उठाते हुए असलम को रिश्वत की पेशकश की, मगर असलम ने ये कहकर पेशकश ठुकरा दी कि जब पहले नहीं ली तो अब क्यों लूं। रहमान ने फिर भी अपने साथी को 5 करोड़ रुपए लाने भेजे, मगर ये रकम कहां गई किसी को पता न चल सका। आखिरकार रहमान उसके साथियों को नेशनल हाईवे के करीब पहुंचाकर एक पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत और उसके 3 साथी पुलिस झड़प में मारे गए। यूं लियारी गैंग वॉर की बुनियाद रखने वाले रहमान डकैत का किस्सा तमाम हुआ और कहानी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गई।